Ishika from Futurism Academy. Today we are going to discuss section 28 and 28A of Hindu Marriage Act. So what is section 28 of Hindu Marriage Act? ये बात करते हैं आपका अपील फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर. जो भी कोर्ट ने डिक्री एंड ऑर्डर पास करी है आप उसको अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते. एंड उसी डिक्री एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट की कोर्ट जो है वो कैसे उस डिक्री एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करवाएगा दोनों पार्टीज में. दिस सेक्शन आर क्रूशियल इन इंश्योरिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन. कोर्ट क्या देखेगा इस सेक्शन के अंदर कि जो उसने डिक्री एंड ऑर्डर पास करा है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है. यानी जो भी उन्हें कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए है, जो भी डिसीजन दिया है वो दोनों पार्टी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. एंड कंप्लायंस विद द डिसीजन मेड अंडर दिस एक्ट. यानी कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है दोनों पार्टी उससे कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही, दोनों पार्टी उसको मान रही है या नहीं मान रही. तो हम सेक्शन 28 एंड 28A में इसके बारे में हम बात करेंगे. अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 28. सबसे पहले हम सेक्शन 28 के बारे में पढ़ेंगे. जो बात करता है आपकी अपील की. ठीक है. फर्स्ट, राइट टू अपील. सबके पास राइट टू अपील का ऑप्शन आता है. राइट टू अपील हमारा एक राइट है जो क्यों राइट टू अपील कब करते हैं अपील, जब हम कोर्ट की किसी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते तब हम हायर कोर्ट में इस चीज़ की अपील करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ ने मैरिज को किसी भी ग्राउंड पे डाइवोर्स ले लिया. हस्बैंड ने क्या करा, वाइफ के ऊपर एडल्ट्री के लिए डाइवोर्स के लिए फाइल करा. ठीक है. कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिक्री भी पास कर दी कि यस वाइफ जो है वो गिल्टी है. तो अब वाइफ जो है वो इस कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है. वाइफ को लगता है कि मैंने एडल्ट्री नहीं करी और क्योंकि वाइफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं ला पाई तो कोर्ट ने क्या करा, हस्बैंड के फेवर में डिक्री को पास कर दिया. तो अब जो है वाइफ को बाद में इस चीज़ का एविडेंस मिलता है तो वो क्या करेगी, सेम इसी ग्राउंड पे अपील करेगी हायर कोर्ट में कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप फिर से इस चीज़ को रिवाइज करिए. ठीक है. तो वाइफ क्या करेगी, कोर्ट में इस चीज़ की अपील करेगी. तो राइट टू अपील दोनों ही पार्टी के पास इस चीज़ का राइट होता है कि वो हायर कोर्ट में किसी भी केस से रिलेटेड अपील कर सके. अगेंस्ट कोई भी डिक्री या ऑर्डर जो कि पास करा है कोर्ट ने उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं. और इट एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल हैव अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द डिसीजन. इंडिविजुअल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर पाए. ठीक है. हायर कोर्ट में अपील कर पाए अगर उनको लगता है कि उन्होंने किसी कोर्ट ने अनजस्ट डिसीजन लिया है या फिर कोई भी एरर आ रहा है कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री में. तो आप जो है राइट टू अपील आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप हायर कोर्ट में इसकी अपील करो. सेकेंड, अपीलेंट अथॉरिटी. दिस सेक्शन आउटलाइंस द प्रॉपर अपीलेंट अथॉरिटी. यहाँ पे आपकी अपील की बात करी है. किस अथॉरिटी को आपको अपील करेंगे, आपको हमेशा हायर कोर्ट में अपील करनी होती है. ठीक है. और जहाँ से भी जिस कोर्ट ने भी आपका डिक्री और ऑर्डर को पास करा है आपके ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन में इस चीज़ की रिक्वेस्ट जाती है अपील की. और उसके प्रोसीजर की बात करिए, जब भी आप अपील फाइल कर रहे हो आपको प्रॉपर जो भी स्टेप दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही फाइल करनी है. पूरा आपको प्रोसीजर दिया जाता है. It set out framework for addressing dispute and ensuring fair and just resolution. अपील से क्या हेल्प मिलती है, कभी कभी जो है लोअर कोर्ट एरर कर देता है तो हायर कोर्ट जब उसको रिचेक करता है, रिवाइज करता है दोबारा, तो वो देखता है कि हाँ इसमें थोड़ा एरर है तो बाद में जो है वो उसको करेक्ट कर देता है. तो ये आपके अपील से आपको एक फेयर चांस मिलता है, आपको दोबारा चांस मिलता है कि आप अपनी बात को प्रूव कर पाओ. ठीक है. Ground for appeal. Section 28 lays down the specific ground on which appeal can be made. Section 28 में स्पेसिफिक ग्राउंड की बात करते हैं कि कब आप अपील कर सकते हो. अपील जब आप करोगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा न्यू फैक्ट होने चाहिए. आप सेम फैक्ट पे नहीं लेके जाओगे. आप अपील किस चीज़ की करोगे कि आपके पास कुछ न्यू फैक्ट निकल के आया है केस में, तो आप सेक्शन 28 में अपील कर पाओगे. यहाँ पे आप अपील में खाली आपके फाइनल ऑर्डर्स की बात करिए. अपील खाली आप अपने फाइनल ऑर्डर्स की ही कर सकते हो. ठीक है. सेक्शन 24 में आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका मेंटेनेंस पेंडलाइट की बात करता है. यानी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो आपको मेंटेनेंस मिलेगा वो खाली उसकी बात करता है. तो सेक्शन 24 के अंदर आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो एक
इंटरिम ऑर्डर है, कोर्ट जो है उसमें इंटरिम ऑर्डर पास करता है। इंटरिम ऑर्डर मतलब जो भी ऑर्डर केस के बीच में, केस की प्रोसीडिंग के बीच में कोर्ट पास करता है, आप उसको अपील नहीं कर सकते। ये खाली आपके फाइनल ऑर्डर की ही बात करता है। ग्राउंड फॉर अपील एंड प्रोसीजर, यहाँ पे आपके अपील के ग्राउंड्स के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में बात करी है। फर्स्ट, लीगल बेसिस। दिस सेक्शन elaborates on the legal basis for appealing a decree and order, ensuring that the process is firmly rooted in the legal framework and principle of justice। यहाँ पे आपके प्रोसेस की बात करी गई है कि जो आपका प्रोसेस है वो इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों पार्टी को इंसाफ मिले, ठीक है। जो भी पार्टी गलत है उसको पेंशन मिले, एंड जो भी पार्टी सच कह रही है, ट्रुथ कह रही है, उसको जस्टिस मिले। तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में बात करी है। फिर प्रोसीजरल क्लैरिटी, सेक्शन 28 आपके प्रोसीजरल क्लैरिटी देता है कि जब भी आप अपील करोगे उसके अंदर जो भी आपको प्रोसीजर दिया है अपील फाइल करने का, उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं अपील को फाइल करने में, वो उसके भी स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। तो जब भी आपको अपील फाइल करनी है आपको प्रॉपर स्टेप्स में करनी है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं आपको उसको भी फाइल में लगाना है। उसके बाद ही आपके अपील का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। टाइम फ्रेम, अब सेक्शन 28 में आपके टाइम फ्रेम की बात करी है कि जब भी आप अपील करोगे, जब भी कोर्ट ने कोई भी डिक्री या ऑर्डर को पास करा है, ठीक है, तो आपको कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री के बाद 90 डेज के अंदर ही अपील करनी पड़ेगी। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, ऑर्डर या फिर डिक्री पास कर दी, तो जब ऑर्डर या डिक्री पास करने के, जैसे ये करी है 1 जैन को ये ऑर्डर या डिक्री पास करी, ठीक है, तो अब आपके पास 90 डेज का टाइम होगा। 1 जनवरी के बाद 90 डेज का टाइम होगा अपील करने का। आपको इस 90 डेज के अंदर ही उसकी अपील फाइल करनी पड़ेगी। जब आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको विद इन 90 डेज ही अपील की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी हायर कोर्ट के अंदर, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, डिले हो जाता है, हम 90 डेज के बाद फाइल करने की सोचते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में एप्लीकेशन लगाएंगे और हमें एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आपने 90 डेज के अंदर अपील को फाइल नहीं करा। तो आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा कि आपने किस वजह से आपका डिले हुआ है, ठीक है। बाद में भी हो जाएगा बट आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी लिमिटेशन एक्ट के अंदर। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सेक्शन 28A। सेक्शन 28A में आपके एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, कौन से डिक्री एंड ऑर्डर जो कोर्ट ने पास करा है, जब आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है या फिर आप जुडिशियल सेपरेशन लेते हो या फिर वाइफ जो है वो मेंटेनेंस लेती है हस्बैंड से, उसके लिए जो भी डिक्री ऑर्डर कोर्ट पास करती है, कोर्ट उसके यहाँ पे सेक्शन 28 में उसके एनफोर्समेंट के बारे में बात करिए कि दोनों पार्टी जो है वो उसको मान रही है या नहीं मान रही, और ये कोर्ट की ड्यूटी है उसको एनफोर्स करवाना दोनों पार्टी में, ठीक है। तो जुडिशियल अथॉरिटी, सेक्शन 28 delineates the judicial authority responsible for enforcing decree and order। सेक्शन 28 किसको रिस्पॉन्सिबल मानता है, आपकी जुडिशियल अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि जो भी डिक्री और ऑर्डर कोर्ट पास करेगा जुडिशियल अथॉरिटी उसको खुद ही इन्फोर्स करवाएगी, दोनों पार्टीज पे वो खुद ही इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीजर की बात करी है, यहाँ पे आपके एग्जीक्यूशन डिक्री, जब कोर्ट डिक्री और ऑर्डर को पास कर देगा तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, कोर्ट जो है वो इस चीज़ को चेक करेगा। जैसे कोर्ट ने डिक्री पास करी, ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, सेक्शन 25 में वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा था, ठीक है, वाइफ ने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा था सेक्शन 25 में। अब हस्बैंड, कोर्ट ने ये भी कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को पर मंथ 25,000 रुपये देगा, ठीक है। बट अब जो हस्बैंड है वो दे नहीं रहा, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगी, प्रॉपर को हस्बैंड के ऊपर वो अपने नॉन कॉन्सिक्वेंस, अगर वो हस्बैंड जो है वो मना कर देता है कि मैं 25,000 रुपये नहीं दूंगा, तो कोर्ट जो है वो कोई भी स्टेप्स ले सकती है ताकि हस्बैंड जो है
जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसको माने, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है अपने डिक्री और ऑर्डर को हस्बैंड पे एग्जीक्यूट करवाएगी, ठीक है। और ये कब होगा, जब वाइफ को पहले कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ेगी कि जो हस्बैंड है वो फॉलो नहीं कर रहा आपके ऑर्डर को, तभी जो है कोर्ट नेसेसरी स्टेप्स लेगी इसको एग्जीक्यूट कराने की, अपने ऑर्डर एंड डिक्री को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पार्टी अगर नहीं मानती कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री को, तो कोर्ट जो है वो नेसेसरी स्टेप ले सकता है ताकि दोनों पार्टी उसके ऑर्डर और डिक्री को मान ले। कोर्ट के पास ये पावर है। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अपहोल्डिंग अ डिसीजन मेड अंडर दिस हेड, कोर्ट जो है वो कोई भी स्टेप ले सकती है ताकि दोनों पार्टी जो है कोर्ट के ऑर्डर को माने, कंप्लायंस करे। एंड कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, उस पर पेनल्टी भी लगा सकती है और कोई भी नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है। पावर ऑफ द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट, कोर्ट के पास क्या क्या पावर है अपने ऑर्डर्स एंड डिक्री को एनफोर्स करवाने की। जस्ट एंड इक्विटेबल, कोर्ट जो है जब भी ऑर्डर डिक्री पास करेगी वो बिल्कुल फेयर तरीके से करेगी और दोनों पार्टी के इंटरेस्ट में ही करेगी। द कोर्ट पावर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंश्योरिंग द एनफोर्समेंट इज कैरिड इन जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर, पूरे ही इक्विटेबल तरीके से, इक्विटेबल यानी इक्वल और जस्ट मैनर से ही होगी। कोर्ट जो है वो दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को देखते हुए ही अपने ऑर्डर्स एंड डिक्री को पास करेगा और दोनों पार्टी के इंटरेस्ट में। अथॉरिटी टू इन्फोर्स, अब इसमें बोला है जो भी पार्टी जो भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा ये उसी के पास ही इस चीज़ की पावर है, वो ही कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करवाएगी। अगर आपका अगर एक सिविल कोर्ट ने फाइल ऑर्डर डिग्री पास किया है तो वो ही कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करवाएगी। उसी अथॉरिटी के पास इस चीज़ की पावर है कि कैसे उसको अपने डिग्री और ऑर्डर को इन्फोर्स करवाना है दोनों पार्टीज पे। और जो कोर्ट का भी डिसीजन होता है, जो अगर कोर्ट ने कह दिया कि इस ऑर्डर में ऐसा होना है, दोनों पार्टी को ये करना है, तो वो दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टी को उसको मानना ही होता है, कोई भी पार्टी मना नहीं कर सकती। बैलेंसिंग इंटरेस्ट, अब जब कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर डिग्री पास करता है वो दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को बैलेंस करके ही करता है कि जो भी अगर मैं ऑर्डर डिग्री पास कर रहा हूँ दोनों पार्टी के इंटरेस्ट में ऑर्डर पास करता है, दोनों पार्टी का इंटरेस्ट ताकि बैलेंस रहे। फेयर एंड इम्पार्शियल, कोर्ट जो है वो किसी भी पार्टी में इम्पार्शियल नहीं हो सकता। अगर वाइफ जो है बहुत ज़्यादा रो पीट रही है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि बहुत ये इमोशनल नहीं होता कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट इसमें क्या देखेगा, कोर्ट इसमें इम्पार्शियल नहीं होगा, कोर्ट जो है दोनों पार्टी को इक्वली ट्रीट करेगा। प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट, कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा अपनी ऑर्डर और डिक्री को इन्फोर्स करवाने में। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लायंस, पहले वो देखेगा, कोर्ट क्या देखेगा कि जो उसने ऑर्डर पास करा है या डिग्री पास करी है दोनों उस पार्टी से कंप्लाई कर रही है, नहीं दोनों उस चीज़ को मान रही है या नहीं मान रही। अगर नहीं मान रही तो कोर्ट जो है वो अपने नेसेसरी स्टेप्स लेगा दोनों पार्टी को मनवाने के लिए कि जो उन्होंने पास करा है वो उनको मानना पड़ेगा। और अगर वो ऑलरेडी पार्टी दोनों ऑर्डर डिग्री और ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो कोर्ट कोई भी स्टेप्स नहीं लेगा। इशुएंस ऑफ डायरेक्शन, कोर्ट जो है जब भी ऑर्डर या डिग्री पास करेगा दोनों पार्टी को डायरेक्शन देगा कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या दोनों पार्टी को स्टेप्स फॉलो करने हैं और उनको क्लियरली गाइड करेगा, दोनों पार्टी को क्लियरली गाइड करेगा कि आपको ऐसे ऐसे इस ऑर्डर को मानना है। और जैसे हस्बैंड का मैंने एग्जांपल दिया था, कोर्ट ने बोला हस्बैंड को कि वाइफ को आपको 25,000 पर मंथ देने हैं, तो कोर्ट पहले ये चेक करेगा कि वो हस्बैंड दे रहा है पैसे या नहीं दे रहा है, ठीक है। और वो हस्बैंड को डायरेक्शन भी देगा कि वो आपको किस तरीके से करना है, वो आपको कैश देना है या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये कोर्ट जो है दोनों पार्टी को डायरेक्शन भी देगा इस चीज़ की। सुपरवाइजरी रोल, कोर्ट जो है एक सुपरवाइजरी रोल एज अ सुपरवाइजर एक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कोर्ट जो है वो ये चीज़ देखेगा कि उसके ऑर्डर को दोनों पार्टी मान रही है या नहीं मान रही। अगर नहीं मान रही
तो कोर्ट उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है। तो जब भी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट कोई भी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, सबसे पहले वो क्या देखेगा कि उसकी बात मानी जा रही है, कोर्ट के ऑर्डर जो है वो फॉलो करे जा रहे हैं नहीं करे जा रहे। दोनों पार्टी को डायरेक्शन देगा और एज सुपरवाइजरी वो एक्ट करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द डिक्री एंड ऑर्डर। यहाँ पे आपके कॉन्सिक्वेंसेज बता रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री को मानने से मना कर देती है, कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है। पीनल रैमिफिकेशंस, कोर्ट के पास ये पावर, अगर कोई भी पार्टी नहीं मान रही कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री को, तो कोर्ट जो है उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। क्योंकि अगर जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ये हमारा ड्यूटी बनती है कि हम उसको माने। अगर कोई भी पार्टी नहीं मान रही तो कोर्ट जो है वो सीरियस स्टेप्स ले सकता है अपने ऑर्डर को मनवाने के लिए। तो कोर्ट जो है वो उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। एनफोर्समेंट मेजर, कोर्ट जो है अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोई भी पार्टी ऑर्डर नहीं मान रही है, तो कोर्ट कोई भी स्टेप्स ले सकता है, कोई भी मेजर ले सकता है ताकि पार्टी जो है उनके ऑर्डर को माने। ठीक है, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको किस तरीके से अपने ऑर्डर्स और डिक्री को एनफोर्स करवाना है। फिर आता है लीगल अकाउंटेबिलिटी। लीगल अकाउंटेबिलिटी में बोला गया है कि लीगल अकाउंटेबिलिटी यानी अगर आप कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ नहीं मान रहे हो जो कि एक अथॉरिटी ने डिसाइड करे, कोई भी अथॉरिटी ने रूल बनाया है, अगर आप उस रूल को नहीं मान रहे तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, एंड आपको अपने एक्शन को जस्टिफाई भी करना होगा कि आपने ऐसा क्यों करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी की बात करी है कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानोगे तो आपको उसका पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। एंड आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी है, कोई भी रूल बनाता है या ऑर्डर डिक्री पास करता है, तो वो पब्लिक को मानना ही होता है। तो बात करें अगर हम अपने कंक्लूजन एंड की पॉइंट्स की, सेक्शन 28 एंड 28 की। फर्स्ट है प्रोसीजर क्लैरिटी। सेक्शन 28 एंड 28A हमें प्रोसीजर की क्लैरिटी देता है कि जो भी प्रोसीजर सेक्शन 28 और 28A में दे रखा है, दोनों पार्टी को उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सेक्शन 28 में आपके अपील की बात करी है कि आपको अपील उसी तरीके से फाइल करनी है जो सेक्शन 28 में दे रखा है। और आप जब भी अपील फाइल करोगे खाली फाइनल ऑर्डर की कर सकते हो, आप इंटरिम ऑर्डर की अपील फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी ऑर्डर में कोर्ट ने कॉस्ट फिक्स कर दी, जैसे हस्बैंड की कॉस्ट फिक्स कर दी कि हस्बैंड को 25,000 पर मंथ वाइफ को देना है, ठीक है, तो इस चीज़ की आप अपील नहीं कर सकते कि आप इसकी कॉस्ट चेंज करो। कॉस्ट की कभी भी अपील नहीं कर सकते हो। और इसके अंदर सेकंड जुडिशियल ओवरसाइट, यहाँ पे आपकी जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो पूरी एज अ सुपरवाइजर एक्ट करेगी। वो दोनों पार्टी पे पहले नज़र रखेगी कि दोनों पार्टी ऑर्डर या डिग्री को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। अगर नहीं मान रहे तो वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है अपने डिग्री और ऑर्डर को मनवाने के लिए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंसेज अभी हमने डिस्कस करे थे। अगर कोई पार्टी नहीं मानती ऑर्डर्स या डिग्री को, तो कोर्ट जो है कोई भी मेजर ले सकता है उसको एनफोर्स करवाने के लिए अपने ऑर्डर्स या डिग्री को, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 28 and 28A of Hindu Marriage Act. I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. And if you need notes, please contact the number mentioned below. And if you need online and offline classes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.